हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पुष्पी पादपों के अंदर जो मादा जनन तंत्र है उसकी संरचना कैसी है और एक बीजांड की संरचना कैसी होती है। तो इसके बाद बात आती है परागण की, यानी कि पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन या परागण क्या होता है? पॉलिनेशन या परागण वो होता है जिसमें नर जनन अंग में से जो परागकण होते हैं वो निकलकर जब मादा जनन अंगों के ऊपर आकर स्थानांतरित होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? परागण बोला जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में यहाँ पर कोई भी एक फ्लावर है, इस फ्लावर पर मान लो हमारे क्या लगे हैं? पुंकेसर भी लगे हैं, और यहीं पर हमारा क्या है? स्त्री केसर भी है। ठीक है, ये कोई दूसरा पौधा है, उसका फ्लावर है और उसके ऊपर भी हमने सेम इसी तरीके से मान लो ये चीज़ दिखा दी है। तो क्या होगा? इनके पुंकेसरों में इनके जो एंथर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पराग कण जो हैं निकल कर आएंगे और किसी भी फूल के जो वर्तिकाग्र होते हैं वहाँ पर अगर इनका स्थानांतरण हो जाता है तो उसको बोला जाता है परागण। ठीक है, तो परागण की अगर परिभाषा लिखे तो कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा हो जाएगी पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन जो है वो दो प्रकार की हो सकती है हमारी। पहले प्रकार की जो पॉलिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। और दूसरी होती है पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? स्वपरागण का मतलब है कि जब इन परागकणों का स्थानांतरण जो है वो उसी पौधे के पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है अगर उस पर इनका स्थानांतरण हो जाए तो उसको बोला जाता है स्वपरागण। तो ये भी आगे फर्दर दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार का हो सकता है? इसमें सबसे पहली जो प्रकार इसकी आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्वक युग्मन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, स्वक युग्मन का क्या मतलब होता है? स्वक युग्मन का मतलब है कि जब इन परागकणों का जो स्थानांतरण है ये हमने पुष्प बना दिया मान लो, ठीक है, तो जब इसके परागकोष्ठों से निकलकर जो परागकण हैं वो उसी सेम पुष्प के ऊपर स्थानांतरित हो जाएं तो उसको बोला जाता है ऑटोगैमी, यानी कि स्वक युग्मन। तो इसकी परिभाषा क्या लिखी जाएगी? जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो जाए तो उसको बोला जाता है स्वक युग्मन। ठीक है, इसकी उदाहरण हमें देखने को मिलती है मटर के पौधे में। ठीक है, दूसरा प्रकार जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सजात परागण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? गायटोनोगैमी बोलते हैं।
ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास में एक पौधा है, इस पौधे के ऊपर मान लो यहाँ पर फूल लगा है, कुछ फूल यहाँ पर लगे हैं, तो मान लो कुछ पुष्प जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो अगर क्या होगा, पराग कणों का स्थानांतरण इस पुष्प से निकलकर वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका के ऊपर आकर लग जाएं, तो इस केस में जो है पुष्प वो तो एक दूसरा है, फ्लावर तो सेकंड है, लेकिन पौधा जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के ऊपर उनका परागकणों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो पॉलिनेशन है, परागण है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सजात परागण बोलते हैं। तो क्या होगा, जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सजात परागण। ठीक है। इसकी उदाहरण हमें मिलती है जैसे कि ककड़ी का जो पौधा होता है, ठीक है, उसके अंदर मिल जाएगी। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सजात परागण। तो ये दोनों जो हैं वो स्वपरागण की विधियां हैं। ठीक है। दोनों केसों को मैं दोबारा समझा देता हूँ। स्वपरागण की पहली विधि स्वकयुग्मन है। स्वकयुग्मन में क्या होगा कि जब पुष्प एक ही रहेगा, उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के क्या होंगी, वर्तिकाग्र पर आकर लग जाएंगे, स्थानांतरण हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे स्वकयुग्मन। लेकिन जब पौधा एक है लेकिन पुष्प अलग अलग हो जाएं, लेकिन उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के ऊपर इनका स्थानांतरण हो जाए, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन जो है स्वपरागण के अंदर काउंट किया जाता है, और इस विधि को हम लोग बोलते हैं सजात परागण। ठीक है। चलिए, दूसरा मेथड है पॉलिनेशन का, वो है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि पौधे जो हैं वो स्वपरागण क्यों करते हैं, कब करते हैं, और अगर स्वपरागण उनके अंदर नहीं हो पाएगी तो फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कब करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो रीज़न होता है कारण, या हम इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या जो है परिस्थितियां हैं, अनुकूल कब होगी स्वपरागण। तो उसकी अनुकूलता के कारण क्या क्या होंगे। सबसे पहला कारण जो है वो इसका होता है उभयलिंगता, मतलब बाइसेक्सुअलिटी, कि अगर एक जो पुष्प है वो बाइसेक्सुअल है नेचर में, वो कुदरती क्या है, उभयलिंगी प्रकार का है। उभयलिंगी आपको पता ही है क्या होता है कि जब एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा जनन अंग दोनों एक पुष्प के अंदर मिलते हैं तो उसको उभयलिंगी अवस्था बोला जाता है। तो अगर पुष्प के पास में दोनों एक ही पुष्प के अंदर मौजूद हैं तो उसको स्वपरागण करने का जो है वो ज़्यादा अवसर मिल जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्वपरागण करने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है समकालपक्वता। इसका मतलब है कि पौधे के अंदर जो नर और मादा जनन अंग हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही समय में परिपक्व होते हैं, मतलब एट द सेम टाइम दोनों क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो जब दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं तो उनमें जो गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो उनका स्थानांतरण जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर अलग अलग टाइम के ऊपर दोनों में लेकिन अगर दोनों में अलग अलग टाइम के ऊपर परिपक्वता चलती है तो फिर उसके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर वो पर परागण करने की कोशिश करता है, लेकिन समकालपक्वता में दोनों एक ही समय पर क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो कारण है वो है अनुम्लियता।
ठीक है, जिसका मतलब जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लाइस्ट्रोगेमी बोलते हैं इसको। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प जो हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते, पुष्प कभी भी खुलते नहीं हैं। तो जिन पौधों के अंदर पुष्प कभी खिलेगा ही नहीं, वो ओपन नहीं होगा, तो उसका जो है परपरागण करने का चांस जो है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करने का, स्वपरागण करने का। ठीक है, तो ये मेन 3 रीज़न है जिसकी वजह से पौधा जो है वो स्वपरागण करता है। लेकिन अगर पौधे के अंदर ये 3 ऑप्शन नहीं है, तो और क्या क्या ऑप्शन जो हैं जिसके कारण परपरागण वो ऑप्ट करता है, और परपरागण क्या होती है, नेक्स्ट हम वो देखते हैं। इसके बाद आती है बात परपरागण की, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण क्या होता है कि जब एक पौधे के पुष्प से निकलकर जो परागकण हैं वो किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जाकर स्थानांतरित होते हैं, लेकिन जो दूसरा पौधा है वो सेम ही प्रजाति का होना चाहिए। जैसे कि अगर एक कपास का पौधा है, उसके परागण उसके एक पौधे के एक पुष्प से निकलकर वो किसी दूसरे पौधे पर जा रहे हैं, तो दूसरा पौधा जो है वो भी सेम प्रजाति का, मतलब वो भी कपास का ही होना चाहिए, तभी वो परागण जो है वो सफल होती है। ऐसा नहीं है कि एक कपास के पौधे से निकलकर अगर एक वो गुलाब के पौधे के ऊपर जाकर परागकण लग रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है कि जब परागकणों का जो स्थानांतरण है वो एक ही प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के, ठीक है, पुष्प पर जाकर लगते हैं, उसकी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर उनका स्थानांतरण होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो पौधे के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करने की जो ये ज़रूरत है उसको क्यों पड़ती है, या क्या क्या अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, क्या कारण हो सकते हैं परपरागण करने के, उसमें सबसे पहला जो हमारा कारण है वो है स्वबंध्यता। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सपोज करो हमारे पास में ये एक पौधा है, ठीक है, ये कोई दूसरा पौधा है, तो अब अगर इस पौधे से निकलकर वो परागकण इस दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र के ऊपर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पौधे तो दोनों जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग पौधे हैं, लेकिन इन दोनों की जो प्रजाति है पौधों की वो क्या है, सेम है। तो सेम स्पीसीज वाले पौधों के अंदर अगर इनका स्थानांतरण है तभी ही उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जा सकता है। तो पहला कारण जो है वो है स्वबंध्यता, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टरलिटी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पौधे के अंदर कुछ केमिकल फैक्टर्स या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, रासायनिक कोई भी ऐसे तत्व या कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्या है कि अगर पौधा यहाँ पर किसी दूसरे फ्लावर पे अपने उसी सेम पौधे के स्वपरागण करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इनके निषेचन की प्रक्रिया में क्या आती है, वो बाधा आती है। ठीक है, मतलब इनका निषेचन जो है वो सफल नहीं हो पाता है। तो जब स्वपरागण इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो फिर उसके पास में परपरागण करने की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो पहला कारण तो इसके अंदर ये है। दूसरा है एक लिंगता, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी। इसका मतलब है कि पौधा जो है, ठीक है, वो एक लिंगी है कि इस पौधे के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो नर पुष्प है। ठीक है, और ये दूसरा कोई पौधा है, इसके पास में सिर्फ और सिर्फ मादा पुष्प है। तो जब इसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग मौजूद है, तो फिर ये स्वपरागण तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसके पास में वो मेथड ही नहीं है, तो उसके पास में क्या बचता है, सिर्फ परपरागण करने का चांस बचता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक लिंगता। तीसरा है कारण भिन्न कालपक्वता। हमने जो है स्वपरागण के अंदर देखा था, वहाँ पर थी समकालपक्वता, जिसका मतलब मैंने बताया था कि जब पौधे के अंदर परागकण और उसका जो एग सेल है, उसका जो अंडाणु है, वो एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। लेकिन
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो नर पुष्प है वो पहले परिपक्व हो जाता है, लेकिन मादा पुष्प जो है वो क्या होती है, लेट परिपक्व होती है। ठीक है, अब ये तो पूरा का पूरा परिपक्व हो गया, लेकिन इसके पास में अभी जो है वो एग बना ही नहीं है, तो फिर इसके पास में मान लो सेम पौधा होने के बावजूद, ठीक है, इसी पौधे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि इस पौधे में नर भी है और मादा भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो फिर इनका जो है वो मीटिंग बैठते ही नहीं है, तो अलग अलग टाइम पर जो है ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, उस केस में फिर क्या करेगा, हो सकता है किसी दूसरे पौधे की मादा पुष्प के जो हैं वो मैच्योर हो चुके हों, इस पौधे का नर पुष्प मैच्योर हो चुका हो, उस कंडीशन में फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, पर परागण करेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा जब नर और मादा अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी कि मैच्योर हों, उस केस में पौधे के पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय क्रॉस पॉलिनेशन के, पर परागण के। ठीक है, चलिए, वैसे तो और भी 2-4 रीज़न होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ पौधों के अंदर जो है इनके आकार में, साइज़ में जो है फ़र्क होता है, नर जननांग और मादा जननांग के। ठीक है, और कईयों के अंदर जो है वो इनकी कंपैटिबिलिटी जो है, ठीक है, इनकी बद्धता जो है वो सही नहीं बैठती है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से पौधा पर परागण करने पर मजबूर हो जाता है। अब बात आती है कि इसके प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जो है क्रॉस पॉलिनेशन की प्रकार, उसको बोलते हैं वायु परागण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एनिमोफिली। इंग्लिश वाला जो है ट्रांसलेशन वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड के पेपरों में वायु परागण की बजाय हिंदी में ही ऐसा एनिमोफिली लिखा आ जाता है। ठीक है, एनिमो मतलब विंड को बोला जाता है, तो एनिमोफिली मतलब वायु परागण। ठीक है, तो क्या होगा कि इस पौधे से दूसरे पौधे पर जो परागकणों का स्थानांतरण होगा वो हवा के द्वारा होगा, हवा के द्वारा उड़ के चले जाते हैं। तो हमारी लगभग जितनी भी फसलें हैं, ठीक है, चाहे आप गेहूं की बात कर लो, चाहे आप मक्का की बात कर लो, तो इन सभी के अंदर क्या होता है, जो परागकणों का स्थानांतरण है वो हवा के द्वारा होता है। तो फिर अगर हवा के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होना है, तो पौधे के जो परागकण हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो ये भी कई बार आपको पूछ लिया जाता है, विशेषता बताइए कि जिन पौधों के अंदर वायु परागण चलता है उन पौधों के पुष्पों का या परागकणों का क्या क्या विशेषता आपको देखने को मिलती है। तो पहली बात तो ये है कि जो इस केस में परागकण होने चाहिए, ठीक है, वो होने चाहिए एक तो बहुत ही छोटे आकार के। ठीक है, बड़े आकार के परागकणों को हवा जो है वो उड़ाकर दूर दूर नहीं लेके जा सकती, छोटे आकार के होने चाहिए। दूसरा है कि वो बहुत हल्के होने चाहिए, ज़्यादा भारी होंगे तो भी ज़्यादा दूर तक जो है हवा से उड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और मजबूत होने चाहिए। मजबूती जो है वो इनको स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन होती है, ठीक है, परागकणों के ऊपर। वो आपने पिछली वीडियोस जो हैं उसको देख लेना, मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन की इनके ऊपर भित्ति मिलती है, वो उनको बहुत मजबूती देती है, जिसके कारण अगर हवा से इधर उधर टकराते भी रहते हैं तो ये टूटते नहीं है, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, और कई पौधों के जो परागकण होते हैं उनमें छोटे छोटे पंखनुमा संरचना भी मौजूद होती है। ठीक है, या रोम पाए जाते हैं उनके अंदर, हेयर पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो ज़्यादा दूर का जो डिस्टेंस है, रास्ता है, वो तय कर पाते हैं। ठीक है, और इनके पौधों के जो पुष्प हैं, पुष्प की क्या क्या जो है विशेषता होनी चाहिए। पुष्प जो हैं वो मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के हो सकते हैं, और इनके जो परागकोश हैं, ठीक है, या पुंकेसर हैं, तो वो क्या होने चाहिए, वो पुष्प से थोड़ा सा बाहर को निकले होने चाहिए। ठीक है, अगर पुष्प के वो साइज़ से छोटे रह जाएंगे तो फिर हवा से उनका बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो बड़े साइज़ के हैं पुष्प की पंखुड़ियों से, तो फिर यहाँ से हवा उनको आसानी से उड़ाकर ले जा सकती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं पौधों की या उनके परागकणों की। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है, प्रकार है हमारे पास में जल परागण। जल परागण को बोलते हैं
हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, जल। तो ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कमल की बात कर लेते हो या वेलिसनेरिया है। तो इन पौधों के अंदर क्या होता है, ये पौधे पानी के अंदर या तो क्या होते हैं, मान लो ये जल का स्तर है तो या तो ये पूरे के पूरे पानी के अंदर डूबे होते हैं, या ये सबमर्ज कंडीशन में होते हैं कि आधे पानी में होते हैं जड़ें इनकी, जो और बाकी का हिस्सा जो है वो पानी के बाहर का होता है। तो कोई भी अवस्था हो सकती है। तो इन पौधों के पास में क्या होता है कि इन पौधों के पास में एक ऑप्शन होता है सबसे बढ़िया कि पानी की लहरों के द्वारा इनके परागकण जो हैं वो दूसरे जगह पर परपरागण कर लेते हैं, बड़ा आसान होता है इनके लिए। तो इन पौधों के जो परागकण हैं वो भी छोटे आकार के होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, पानी के ऊपर तैर सकते होने चाहिए। ठीक है, और वाटर रेजिस्टेंस मतलब जो है पानी जो है इनके परागकणों के अंदर जा ना सके अंदर, जिसके कारण ये खराब ना हो सके, इस प्रकार की विशेषताएं वाले जो है परागकण इनके होने चाहिए। तो आसानी से इनके अंदर जो है वो जल परागण हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है कीट परागण, एंटोमोफिली। तो कीटों के द्वारा पौधों के अंदर परागण जो चलता है उसको कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली बोला जाता है। एंड पौधों के अंदर पराग जो है परागकणों का स्थानांतरण करने की मतलब पॉलिनेशन करने की जो ये विधि है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मतलब पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है परागण वो इन्हीं के कारण होता है, कीटों के कारण होता है। तो बहुत सारे कीट हैं, चाहे आप किसी भी कीट की बात कर लो। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 80%, 80% जो कीट परागण है वो किन के द्वारा होता है, वो होता है मधुमक्खियों के द्वारा। ठीक है, हनी बीज के द्वारा। हनी बीज सबसे ज़्यादा परागण में सहायता करती हैं और साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि अगर विश्व में से हनी बीज का पूरा खात्मा हो जाए, मधुमक्खियां का खात्मा हो जाए, तो लगभग 2 साल के अंदर इस पूरी दुनिया का भी खात्मा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मधुमक्खियां जो हैं वो 80% तक पर परागण में, पॉलिनेशन में सहायता करती हैं। तो इनके द्वारा अगर परागकण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो फिर जितना भी भोजन बनता है पौधों के अंदर, क्योंकि इनसे क्या होगा, आगे निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। निषेचन के बाद में जो है हमारे फल फ्रूट बनते हैं। तो कोई भी फसल है, कोई भी फ्रूट्स हैं, किसी भी प्रकार का जो भोजन है तो उसमें ये बहुत ही अहम रोल जो अदा करती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि अगर दुनिया में से हनी बीज हैं, मधुमक्खियाँ पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी तो ये पूरा का पूरा संसार भी बहुत थोड़े समय के अंदर ही ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो अगर कीट परागण होता है तो किन किन पौधों के अंदर हमारे जितने भी हमने जैसे बात करी है, चाहे वो मस्टर्ड सरसों का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, चाहे वो मक्का है, चाहे कोई भी जो फल हैं, तो इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा हनी बीज ही रोल प्ले करती हैं। इन पौधों के जो परागकण है वो कैसे होते हैं? अगर मधुमक्खियों के द्वारा इनका परागण चलता है तो पहली बात है, मधुमक्खियां नहीं, चाहे कोई भी कीट है, कीट परागण हम लोग बात करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें पता है कीट जो है मिलते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे प्राणी जगत में, एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? कीट मिलते हैं, इंसेक्ट मिलते हैं। तो ये इनके इंसेक्ट के साथ में इनके परागकण जो हैं वो क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इनके परागकण पौधों के कैसे होने चाहिए? इन पौधों के परागकण जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो इनकी बॉडी के साथ में क्या हो सके? चिपक सके। ठीक है, चिपकदार नेचर के होने चाहिए और छोटे साइज़ के होने चाहिए। ठीक है, और जो फूल हैं इन पौधों के वो कैसे होने चाहिए? अब कीटों को आकर्षित करने के लिए इनके फूल भी बहुत चमकदार, रंग बिरंगे, रसीले, जिनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होता हो। ठीक है, फूलों के अंदर रस बहुत ज़्यादा बनता हो। तो उसी प्रकार के पौधे जो हैं इन कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और तभी इनके अंदर जो है वो पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, सेकंड लास्ट हमारी है पक्षी परागण। तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। तो पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है और इसमें हमिंग बर्ड का आपने नाम सुना होगा।
जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है। और ये इतना बेचारा छोटा होता है कि इसका जो साइज़ है वो सिर्फ इतना सा होता है, और इसको दिन के 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे जो है वो भोजन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसका शरीर इतना छोटा होता है कि इसके शरीर में से जो ऊर्जा है वो बहुत जल्दी निकलती रहती है, क्योंकि आकार छोटा है तो उतना साइज़ बड़ा है नहीं कि हीट को जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ कर सके या संभाल के रख सके। तो इसके अंदर से ऊर्जा जो निकलती रहती है फटाफट से, इसलिए इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हम सभी को, जिंदा प्राणियों को भोजन से मिलती है। तो भोजन इसको करना आवश्यक होता है, इस वजह से ये फूलों के ऊपर जो है बार बार रस पीने के लिए आता रहता है और बहुत ज़्यादा पक्षी परागण में ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा नॉर्मल हमारे जितने भी आप पक्षी देखते हो वो सब भी इसमें पक्षी परागण में अपना रोल प्ले करते हैं। और इन जो है पौधों के अंदर जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो भी ऐसे रंगदार, ठीक है, और कलरफुल होने चाहिए, बढ़िया जो है रस उनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूसिंग होने चाहिए, और इनके जो है साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पक्षियों के लिए। कीट परागण में तो छोटे साइज़ के फ्लावर के अंदर भी आसानी से वो घुस सकते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए थोड़ा सा फूलों का उनका आकार जो है वो बड़ा होता है इस केस में, ठीक है। तो आसानी से ये परागण करा देती है। और लास्ट हमारी है चमगादड़ परागण, जिसको बोलते हैं कायरोटेरोफिली। तो कायरोटेरोफिली यानी कि चमगादड़ परागण। अब चमगादड़ जो है वो क्या होते हैं? रात के समय एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो रात के समय अगर इनको सक्रिय होना है तो ये जो जितने भी चमगादड़ हैं ये कैसे फूलों के ऊपर अपना परागण में सहायता करते हैं? इनके पौधों के पुष्प जो हैं वो एकदम डल कलर के, डल का मतलब है एकदम मतलब भद्दे कलर के जो पुष्प होते हैं, ठीक है। कोई कलर से लेना देना नहीं है, बहुत ही भद्दे कलर के या ज़्यादा वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के जो पुष्प होते हैं, ठीक है, भूरे कलर के हैं पुष्प। तो इन जैसे पुष्प के ऊपर ये चमगादड़ जो है वो ज़्यादा जाती है। तो इनके पुष्प एक तो इस कलर के होने चाहिए, दूसरा उनके अंदर भी जो है सुगंध होनी चाहिए बढ़िया, और रस भी होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ही ये चमगादड़ भी उन पौधों के पास में जाते हैं, ठीक है। तो चमगादड़ जो है वो किस प्रकार के पौधे के अंदर जो है अपना पॉलिनेशन जो है करते हैं, इसकी एग्जांपल है जैसे कि कदम्ब पौधा है या कचनार है। ये 2 एग्जांपल इसके अंदर आप मेनली याद रख सकते हो जिसमें चमगादड़ सहायता करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का पॉलिनेशन का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना क्या करेंगे, अब परागण के बाद में आएगा निषेचन का टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निषेचन की बात करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आपका साथ जो है वो हम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।